नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं इंदु स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल आईपी स्टडी पॉइंट पे, जहाँ आपको तैयारी कराई जा रही है सीटेट 2024 की। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइकोलॉजी का एक टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अधिगम। अधिगम के जो प्रिंसिपल होते हैं, सिद्धांत, इससे हर बार क्वेश्चन आता है। प्रीवियस ईयर के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाते हैं। अधिगम से एक क्वेश्चन हमेशा आता है। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी बहुत अच्छे तरह से कर रहे होंगे। जिन लोगों ने हमारी पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं, प्लेलिस्ट में जा करके वीडियोज़ देख सकते हैं और तैयारी को और भी बेहतरीन कर सकते हैं। तो शुरू करेंगे हम आज का टॉपिक। आज का टॉपिक फर्स्ट पॉइंट है हमारा अधिगम के सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो वैज्ञानिक हैं जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, कौन कौन है? तो महत्वपूर्ण व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक। ठीक है, कौन कौन है? एक तो आते हैं थॉर्नडाइक जी, दूसरे हैं स्किनर जी। ये हैं थॉर्नडाइक जी और ये हैं स्किनर जी। ठीक है, इन लोगों ने क्या दिया है? अधिगम के सिद्धांत दिए हैं। अधिगम के सिद्धांत में सबसे पहले हम किसका सिद्धांत पढ़ेंगे? E.L. थॉर्नडाइक। इनका थॉर्नडाइक जी का नाम क्या था? E.L. थॉर्नडाइक। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत, यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ट्रायल एंड एरर थ्योरी का मतलब सबसे पहले आप लोग समझिए होता क्या है कि त्रुटि एवं प्रयास। जब हम कोई काम करते हैं तो उसमें क्या होती है? गलती। कहते जिसने गलती ही नहीं करी उसने क्या सीखा, यही तो कहा जाता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? त्रुटि हमसे होती है और उस त्रुटि को, उस गलती को संभालने के लिए हम दोबारा प्रयास करते हैं। इसी को कहते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी। तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? थॉर्नडाइक जी कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल थॉर्नडाइक एक अमेरिकी वैज्ञानिक थे। कहाँ के वैज्ञानिक थे? किस कंट्री के रहने वाले? तो अमेरिका के वैज्ञानिक थे। थॉर्नडाइक जी ने प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। कौन सा दिया? प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया। वो सोचते थे कि अगर किसी की उत्तेजना यानी स्टिमुलस बढ़ा दें तो वह उसके प्रति अनुक्रिया यानी रिस्पांस करेगा, और वह जब बार बार अनुक्रिया को दोहराएगा तो वह कुछ ना कुछ सीखेगा। जैसे आप लोग सभी लोग जानते होंगे कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। कहा जाता है कि अगर हम किसी चीज़ की प्रैक्टिस बार बार करते हैं तो वो चीज़ क्या हो जाती है? हमारे लिए एकदम शार्प हो जाती है, वो हमारी एक हैबिट में आ जाती है, वो परफेक्ट बना देती है। तो यही थॉर्नडाइक जी का इसमें भी यही कहना, प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में, कि वो कह रहे हैं अगर हम प्रयास करेंगे, गलती होगी तो गलती होने के बाद गलती को सुधारने के लिए फिर से प्रयास करेंगे, और इससे क्या होगा? वो बार बार अनुक्रिया को करते रहेंगे, दोहराते रहेंगे, तो कुछ ना कुछ क्या होता है? अनुभव प्राप्त होता है, कुछ ना कुछ सीखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे पॉइंट है, देखिए प्रयोग किया गया है, समझिएगा। यह प्रयोग यानी सिद्धांत यह बताता है कि जब हम प्रयास करेंगे तो त्रुटियां होंगी, लेकिन अंत में हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, यानी क्या? सीख जाएंगे। और सीखने को ही क्या कहते हैं साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में? अधिगम। ठीक है, तो उससे हम क्या है? सीख जाते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है? थॉर्नडाइक के नियम। थॉर्नडाइक ने 2 नियम दिए हैं। कौन कौन से नियम दिए हैं? इन्होंने एक तो दिए हैं मुख्य नियम और दूसरे दिए हैं गौड़ नियम। मुख्य नियम 3 नियम है। कौन कौन सा है जो इम्पोर्टेंट मुख्य नियम है? एक है अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। ठीक है, ये 3 किसने दिए हैं? थॉर्नडाइक जी ने। क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है थॉर्नडाइक के नियमों में से। जैसे क्वेश्चन आ गया तत्परता का नियम किसने दिया है? यूपी टेट में भी, सी टेट में भी, और उसमें 4 मनोवैज्ञानिक के नाम लिख दिए जाते हैं और आप लोग को ये याद होना चाहिए। तो अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, याद रखिएगा। ऐसे जब किसी चीज़ का हम अभ्यास करते हैं कंटिन्यू, तो उसमें क्या होती है? कंटिन्यूटी यानी तत्परता लानी होती है, और जब तत्परता आ जाती है तो वो क्या है? प्रभाव डालती है किस पे? सीखने पे। ठीक है, ये दिए हैं मुख्य नियम किसने? थॉर्नडाइक जी ने। और इनके गौड़ नियम कितने हैं? उनकी संख्या है 5। 5 गौड़ नियम इन्होंने दिए हैं। कौन कौन से? एक बहु प्रतिक्रिया का नियम,
दूसरा आंशिक क्रिया का नियम, तीसरा आत्मीकरण का नियम, ठीक है। चौथा मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, और पांचवा नियम है सहचारी का नियम। तो ये जो 5 गॉड नियम थे वो थॉर्नडाइक जी ने दिए हैं। बहु प्रतिक्रिया, आंशिक क्रिया, आत्मीकरण, मनोवृत्ति और सहचारी का नियम। तो ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेट होकर आप लोग पढ़ लीजिए। इनमें से एक ना एक नियम जरूर पूछा जाता, फिर चाहे वो मुख्य नियम में से, अक्सर तो मुख्य नियम से ही क्वेश्चन आता है। और दूसरा, अब पेपर थोड़ा सा टफ बनने लगा तो उसके हिसाब से आप लोग को गॉड नियम भी याद करने होंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्राथमिक नियम यानी कि प्राइमरी लॉ के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले कौन सा नियम था थॉर्नडाइक जी का? मुख्य नियम कौन सा था? लॉ ऑफ एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। ये नियम क्या कहता है, पढ़ेंगे हम लोग इसके बारे में। यह नियम बताता है कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे, क्या कहा देखो इन्होंने, कि किसी काम का हम जितना अभ्यास करेंगे उसे उतना ज़्यादा ही सीखेंगे। उससे, जिस काम को हम जितना ज़्यादा करेंगे, जितनी ज़्यादा बार करेंगे, मतलब अभ्यास करेंगे, उससे हम क्या है उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए पिक्चर क्या लगी हुई है, बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका। यहाँ पे देखिए कि कई टाइप से हम क्या है बच्चों को सिखाते हैं, गेम खिला के सिखाते हैं। कोई स्टोरी जैसे होती, कोई स्टोरी बच्चे को पढ़ाई गई तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास में पढ़ाई गई, फिर उसके ऊपर क्या कराते हैं, एक्टिविटी कराते हैं या गेम करवाते हैं, तो उससे बच्चे क्या हैं ज़्यादा से ज़्यादा सीखते हैं। आगे बढ़ेंगे हम लोग। सेकंड नियम, तत्परता का नियम यानी लॉ ऑफ रेडीनेस, ठीक है, तत्परता। यह नियम बताता है कि किसी काम को करने के लिए हम जितने तत्पर रहेंगे उसे उतना जल्दी सीखेंगे। कहा गया है कि काम को करने के लिए विलिंगनेस यानी हमारी इच्छा भी होनी चाहिए, फिर वो चाहे कोई भी काम हो। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। किसी फिल्म का ये डायलॉग है, आप लोग जानते होंगे। तो काम कोई भी हो उसको हम करने के लिए सदैव तत्पर रहेंगे और उससे काम क्या होगा, उतनी ही जल्दी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड नियम पढ़ेंगे, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। यह नियम यह बताता है कि यदि सीखना संतोषजनक हो तो सीखना तीव्र हो जाता है। सीखना क्या हो, संतोषजनक यानी जिससे हम उस काम से हम सेटिस्फाइड हैं यदि, तो वो सीखना क्या हो जाता है, तीव्र हो जाता है। यदि सीखना असंतोषजनक हो तो सीखना संभव नहीं होता। कहा गया कि अगर कोई भी काम है जो हमें अच्छा लग रहा है, जिसे हम सेटिस्फाई हैं, तो और भी हम जल्दी जल्दी सीखते हैं। और अगर वो असंतोषजनक हो तो सीखना क्या, थोड़ा सा मतलब संभव तो होता है लेकिन उतना अच्छे से हम लोग नहीं सीखते हैं, ठीक है। थॉर्नडाइक ने इस नियम में पुरस्कार यानी अवार्ड और दंड यानी पनिशमेंट को महत्व दिया है। अच्छा देखिए होता क्या, जैसे छोटे बच्चे होते हैं जब वो पढ़ते हैं उनको क्या है, अगर लिखकर अच्छा लेकर आए कॉपी में और आपने गुड दे दिया, बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। फिर कहते हैं, फिर वो और अच्छी राइटिंग बनाते हैं अगले चैप्टर में कि उन्हें फिर से गुड मिलेगा, वेरी गुड मिलेगा, स्टार मिलेगा। ये क्या होता है, अवार्ड। तो उन्हें क्या हुआ, जब टीचर गुड देता है तो उससे उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और या फिर जब कोई बच्चा गलती करता है या अच्छा नहीं लिखता है तो उसे क्या टीचर क्या देती हैं, पनिशमेंट देती हैं। तो क्या होता है, एक दिन जब डेली बच्चा बार बार मार खाता है, सपोज दैट कोई टीचर है उनको जो है डांट देती हैं डेली डेली, तो बच्चे के मन में क्या आ जाता है, अरे टीचर तो डांटेंगी ही, ठीक है, या जो है हमको डांटेंगे, हम चाहे कुछ भी काम करें लेकिन टीचर डांटेंगी। तो ये भी एक प्रभाव का नियम हो जाता है, ठीक है। अवार्ड और पनिशमेंट यानी पुरस्कार और दंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब पढ़ेंगे गॉड नियम यानी सेकेंडरी लॉ जो इन्होंने दिए हैं थॉर्नडाइक जी ने। गॉड नियम में पहला नियम क्या कहता है, बहु प्रतिक्रिया का नियम। सबसे पहले तो नियम याद कर लीजिए आप लोग, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स। इस नियम के अनुसार हम नया कार्य सीखते समय अनेक प्रतिक्रियाएं एवं प्रयास करते हैं तथा उसके बाद उस कार्य को करने की सही विधि मालूम हो जाती है। जैसे कि
कोई भी नया कार्य हम लोगों को करना है होता है तो उसके लिए हम कई सारी एक्टिविटी कई टाइप से कोशिश करते हैं और प्रयास करते हैं कि वो काम और भी अच्छा हो जाए तथा उस कार्य को करने के बाद क्या है जब हम कई बार कई तरीके से कोई काम करते हैं तो उसकी सही एक्चुअल जो विधि होती है हम लोगों को पता चल जाती है कि अगर इस विधि से ये काम किया जाए तो बहुत ही आसानी से और अच्छा हो जाएगा। ये होता है बहु प्रतिक्रिया का नियम, यानी कि एक काम को कई टाइप से करना, बहु प्रतिक्रिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड नियम, आंशिक क्रिया का नियम, लॉ ऑफ पार्शियल एक्शन। क्या कहते हैं थॉर्नडाइक जी, पढ़ेंगे हम लोग। इस नियम के अनुसार हम अपने पूरे कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करें तो यह अधिक शीघ्र और सरल हो जाता है। ठीक है, कि जैसे कोई काम आप लोगों ने छोटे पे सुना होगा, बचपन में एक कहानी सुनाई जाती थी कि लकड़ी का गट्ठर दे देते थे। अगर एक लकड़ी कहा गया ना कि सब लोग फाड़ रहे हैं तो जल्दी काम नहीं होता, और उसी काम को कहा गया सब लोग मिलकर कर देते हैं। एक गट्ठर को एक इंसान अगर एक लकड़ी के गट्ठर को वो चीरेगा तो उसको ज़्यादा टाइम लगेगा, और अगर एक काम को साथ में दे दिया, एक ग्रुप में बांट दिया थोड़ा थोड़ा करके, तो क्या है वो काम बहुत ही जल्दी और सरल हो जाता है। तो आंशिक क्रिया का नियम है कि कोई भी कार्य हो उसको थोड़ा थोड़ा कर कर अगर हम करते हैं, छोटे छोटे भागों में विभाजित करके, तो काम जल्दी और इजीली हो जाता है। अगले पॉइंट पे हम लोग आते हैं, आत्मीकरण का नियम। यह है तीसरा नियम, लॉ ऑफ एसिमिलेशन। क्या कहता है? लॉ ऑफ एसिमिलेशन। ये नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार हम नवीन ज्ञान को अपने पूर्व यानी पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। इससे अधिगम अधिक सुगम और सरल बन जाता है। ठीक है, ये ज्ञान क्या कहलाता है, मतलब ये नियम क्या कहता है कि हमारा जो नया ज्ञान है, ठीक है, उसको हम पुराने ज्ञान के साथ जोड़कर इसे स्थायी बना लेते हैं। तो इससे और अधिगम क्या होता है, सीखना और भी सुगम और सरल बन जाता है। जैसे होता क्या है, देखिए इसमें कई सारी पिक्चर लगी। सबसे पहले क्या है, बच्चों को पढ़ाने का अनोखा तरीका। अलग अलग तरीके से बच्चों को हम गेम खिला के पढ़ाते हैं, कोलाज बनवाते हैं, ये सारे। और ये दूसरी पिक्चर क्या है, लैपटॉप में देखिए एक बंदा काम कर रहा है, तो लैपटॉप में भी ये क्या डिजिटलाइजेशन है, डिजिटल तरीके से ये पढ़ रहा है, लेकिन उसके पहले उसने क्या बुक में पढ़ी हुई है वो चीज़। तो जो ये नया ज्ञान है इसको क्या उसने पुराने ज्ञान से क्या कर लिया है, ऐड कर लिया है। तो इससे उसको सीखने में और भी सरलता हो जाती है। जब हम कोई नया ज्ञान, नई नॉलेज सीखते हैं, जैसे हम लोगों को होता क्या है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली जानते हैं 2 सब्जेक्ट होते हैं, एक मैथ होती है, एक रीजनिंग होती है। बचपन से हम लोगों को क्या पढ़ाई जाती है, क्लास फर्स्ट से क्या क्लास NC से मैथ पढ़ाई जाती है। धीरे धीरे करके जब हम लोग बड़े क्लासेस एक कंपटीशन लेवल पे आने लगते हैं तब एक सब्जेक्ट आता है रीजनिंग। लेकिन वो जो मैथ होती हम लोगों ने बचपन से पढ़ी होती है वो कहीं ना कहीं रीजनिंग के सब्जेक्ट में क्या करती है, प्रॉफिटेबल, फ़ायदा करती है, होता है ना। तो हम जो नया ज्ञान रीजनिंग सीख रहे होते हैं उसमें पुराना ज्ञान जो मैथ है बचपन से पढ़ते आ रहे हैं उसको अगर जोड़ लेते हैं तो हमारी रीजनिंग को सीखने में क्या हो जाती है, आसानी हो जाती है। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। मनोवृत्ति या अभिवृत्ति का नियम, लॉ ऑफ डिस्पोजिशन एटीट्यूड, यानी कि चौथा नियम क्या कहता है, यह नियम हमें बताता है कि किसी भी काम को करने के लिए जितनी हमारी पॉजिटिव अभिवृत्ति यानी पॉजिटिव एटीट्यूड होगी उतना ही ज़्यादा उस काम को सीखेंगे, और अगर अभिवृत्ति कम हुई तो उस काम को कम सीखेंगे। इसमें सिंपल सी बात है कही गई है कि अगर हम कोई भी काम करते हैं उसके लिए हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, और अगर कम पॉजिटिव एटीट्यूड है तो हम कम सीखेंगे। अगला नियम हम लोग पढ़ेंगे सहचर्य क्रिया का नियम, लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग।
इस नियम का अभिप्राय है कि पहले की गई क्रिया को अन्य परिस्थिति में भी उसी प्रकार करना। जैसे हमने पहले कोई एक्टिविटी करी है, उसको किसी भी हम परिस्थिति में हैं उसी प्रकार से करते हैं तो वो क्या कहलाती है? साहचर्य का नियम। आगे बढ़ेंगे। अब हमारे ये थार्नडाइक के सारे नियम पूरे होते हैं। अगले जो हमारे वैज्ञानिक जी हैं, कौन हैं? BF स्किनर। ये क्रिया प्रसूति अनुबंधन सिद्धांत इन्होंने दिया है, ऑपरेंट कंडीशनल थ्योरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। इस सिद्धांत का प्रतिपादन अमेरिका के हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर BF स्किनर द्वारा किया गया। BF स्किनर ने सबसे अधिक अनुक्रिया यानी रिस्पांस पर जोर दिया। आगे बढ़ते हैं। इसीलिए इसे क्रिया प्रसूति अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है। एक्सपेरिमेंट भी इन्होंने किया है क्रिया प्रसूति अनुबंधन के सिद्धांत पे। आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है ये जो नियम है कि इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि पहले अनुक्रिया यानी रिस्पांस होता है और बाद में उद्दीपन यानी स्टिमुलस मिलता है। जैसे पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट मिलता है। क्या मिलता है? रीइंफोर्समेंट। मतलब इसमें होता क्या है कि पहले अनुक्रिया हो जाती है, बाद में उद्दीपन मिलता है। जैसे जैसे पुनर्वलन यानी रीइंफोर्समेंट मिलता है वैसे सही अनुक्रिया करने और लक्ष्य तक पहुंचने की प्रक्रिया में तीव्रता आती जाती है। सीखने की अनुक्रिया में पुनर्वलन का विशेष महत्व होता है। पुनर्वलन रीइंफोर्समेंट हम कहते किसको हैं? ठीक है, ये सुनिए आप लोग, समझिए भी कि जिस उद्दीपक को देने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। देखने से, जिस उद्दीपक को यहाँ पे होगा देखने से, ठीक है, देखने से अनुक्रिया करने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, पुनर्वलन कहलाता है। जैसे इसमें ऑप्शन जो एग्जाम्पल है वो क्या लिखा है कि पेपर पास करने पर पेरेंट्स द्वारा साइकिल या मोबाइल देना। ठीक है, होता क्या है कि पेपर जब एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते तो जो पेरेंट्स होते हैं वो साइकिल देते हैं या मोबाइल देते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं कि उद्दीपक रिस्पांस दिया यानी अनुक्रिया हुई और उद्दीपक से उसके बाद क्या हुआ? पुनर्वलन। यही जो अनुक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? पुनर्वलन कहलाते हैं। यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है कि पहले अनुक्रिया बाद में उद्दीपन यानी स्टिमुलस। तो जैसे जैसे पुनर्वलन मिलता है वैसे वैसे अनुक्रिया लक्ष्य तक पहुँचने लगती है। इसी को हम रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्वलन कहते हैं। आगे बढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, सकारात्मक, नकारात्मक। सकारात्मक पुनर्वलन में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में क्या क्या आता है? भोजन, पानी, नौकरी, प्रशंसा। नकारात्मक में दंड देना, मना करना या डांटना। आगे बढ़ते हैं। प्राणी को यदि सकारात्मक पुनर्वलन यानी कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट तो प्राणी क्रिया को दोहराता। अगर वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में होता है तो क्रिया को, एक्टिविटी को क्या करता है? बार बार रिपीट करता है। और यदि नकारात्मक पुनर्वलन दिया जाता है तो प्राणी क्रिया को नहीं दोहराता है। ठीक है। पुनर्वलन अनुसूची, रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, यह 2 प्रकार की होती है। सतत पुनर्वलन अनुसूची यानी कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट और आंशिक पुनर्वलन अनुसूची यानी पार्शियल रीइंफोर्समेंट। आगे बढ़ते हैं। सतत पुनर्वलन अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। कंटिन्यूअस रीइंफोर्समेंट शेड्यूल, इसमें जब जब क्रिया होती है तो पुनर्वलन दिया जाता है। जैसे प्रत्येक सवाल हल करने पर बच्चे की तारीफ करना, ये क्या हो गया? सतत पुनर्वलन अनुसूची। और आंशिक पुनर्वलन में क्या होता है? पार्शियल रीइंफोर्समेंट में कि इसमें हर क्रिया के लिए पुनर्वलन नहीं दिया जाता बल्कि कुछ क्रियाओं के लिए दिया जाता है। जैसे सभी सवालों की जगह सिर्फ कुछ सवालों पर ही तारीफ करना, यह आंशिक पुनर्वलन हो गया। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अधिगम का
सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत यानी सोशियो कंस्ट्रक्टिव सिद्धांत। इसके अनुसार अधिगम एक सक्रिय यानी एक्टिव और सामाजिक प्रक्रिया है और इस सिद्धांत में अधिगम प्रक्रिया में पारस्परिक क्रियाओं यानी कि इंटररिएक्शन की इम्पोर्टेंस पर जोर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसमें क्या करा कि सामाजिक संरचनावादी, तो अधिगम एक पॉजिटिव यानी सोशल प्रक्रिया है और दूसरा इस पे जोर दिया जाता है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। ये हो गए BF स्किनर की जो है नियम। अल्बर्ट बंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, सोशल लर्निंग थ्योरी पढ़ेंगे हम लोग। अल्बर्ट बंडूरा कनाडा के निवासी हैं। कहाँ के? कनाडा के निवासी हैं और उन्होंने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया। कहते क्या हैं ये अपने सिद्धांत में? इस सिद्धांत में दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखा जाता है, समाज के मान्य व्यवहार को अपनाया जाता है तथा अमान्य व्यवहार को नकारा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस सिद्धांत को अन्य नामों से भी जाना जाता, तो कौन कौन सा नाम है? अवलोकनात्मक अधिगम का सिद्धांत यानी ऑब्जर्वेशन लर्निंग थ्योरी, अनुकरण करना, इमिटेशन और मॉडलिंग। ठीक है, इन तीनों नामों से जाना जाता है। देखिए, इनके प्रयोग यानी अल्बर्ट बंडूरा ने बोबोडाल पर प्रयोग किया। इन्होंने बच्चे को 3 फिल्म दिखाई। देखिए, यहाँ पे बच्चे को प्यार दिखाया जा रहा है, दूसरे में हिंसा बच्चा कर रहा है। देखिए, ठीक है, वो पैर मार रहा, लात मार रहा है और यहाँ पे ये समाज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। बंडूरा के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ लर्निंग कौन कौन सी थी? बंडूरा के अकॉर्डिंग अवधान, धारण, पुनरुत्पादन, अभिप्रेरणा यानी अटेंशन, रिटेंशन, रिप्रोडक्शन, मोटिवेशन। ये चारों किसकी जो है अकॉर्डिंग हैं? स्टेजेस लर्निंग की, अधिगम को सीखने की स्टेजेस। तो ये बंडूरा जी की सबसे पहले अटेंशन, उसके बाद रिटेंशन, फिर उसके बाद रिप्रोडक्शन, फिर मोटिवेशन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग का जो आज का टॉपिक था अधिगम के सिद्धांत, जिसमें हमने थॉर्नडाइक जी के सिद्धांत पढ़े, BF स्किनर के पढ़े और बंडूरा जी के। इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, तो आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा ये टॉपिक और कंठस्थ कर लीजिएगा। आज के लिए हमारा जो टॉपिक था यहीं समाप्त होता है। मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।